सहारनपुर हमले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले 5 मई को दलितों के घर जलाए गए, फिर 23 मई को दलितों पर हमला हुआ, मायावती खुद वहां गई। उसके बाद भीम आर्मी का एक नया उभार हुआ है। पूरा इस सब का क्या सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है और इस पूरी घटना का क्या मायने निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार हमले बढ़े हैं, समाज उसको किस तरह से ले रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से किस तरह के बदलाव से, किस तरह के प्रक्रिया से और किस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं। सर, जिस तरह से सहारनपुर का मामला हुआ, अगर इन्हें 2-4 सालों की बात करें तो इस तरह नहीं हुआ था कि सरेआम दिन में जाएं, पुलिस भी हो और सारे परिवार का घर जला दे। इसे किस तरह से देख रहे हैं? एक राजनीतिक वजह से हो रहा है या फिर से जो सामाजिक जो उन्माद का दौर था, जो जातीय उन्माद था, उसकी वापसी हो रही है? देखिए, इसके दीर्घगामी कारण हो सकते हैं और इसके फौरी कारण हो सकते हैं। दीर्घगामी कारण को आप देखेंगे कि ये घटना अपवाद नहीं है। और रोहित वेमुला को देखिए, चाहे ऊना को देखिए, डेल्टा मघवाल को देखिए, चाहे भड़ाना को देखिए, और अब सहारनपुर, तो ये लगातार ऐसा लग रहा है कि जो दलित समाज है वो राजनैतिक रूप से अनाथ है, उसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है और इसलिए उस पर अन्याय और अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। एक तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर सहारनपुर को स्पेसिफिक घटना मान करके उसका आकलन अगर करें तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये पाया जाएगा कि विगत 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज या बहुजन लोगों की ही सरकार रही, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो और चाहे वो सपा की सरकार हो। ये आदान प्रदान या बदलाव चलता रहा और इन 25 वर्षों के अंदर दलित समाज पर इस प्रकार का कोई भी अपराध नहीं दिखाई पड़ा, कम से कम कि सामूहिक तौर पर अटैक करके और किसी बस्ती जला दी गई हो। अचानक बदलाव आता है 25 वर्षों बाद और हम ये देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता उन्हीं वर्गों के पास जाती है जिनके पास पहले सामंती गुण थे। और वो ये बात साफ दिखाई पड़ती है कि जिसका चीफ मिनिस्टर होता है वह समाज अपने आप को खुद चीफ मिनिस्टर समझने लगता है। ये सपा की सरकार में भी दिखाई पड़ रहा था कि यादव लोग अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनने लगे थे और अभी जब ये सरकार आई है तो ठाकुर भी अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझने लगा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सत्ता परिवर्तन इसका फौरी कारण दिखाई देता है, जिसके अंदर उन समाजों के पास जो कभी सामंत रहे थे वो सत्ता से वंचित हो गए थे और अचानक उनको जब सत्ता आ गई है तो वह फिर से पुनः अपने सामंती तेवर के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। सर, जिस तरह से भीम आर्मी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, लोग घरों से निकले, प्रोटेस्ट किए, डेमोक्रेटिक तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके कई मायने देखे जा रहे हैं। कुछ लोग जो मीडिया है वो कह रही है कि ये लोग मतलब लाठी डंडों की भाषा में बात करते हैं। उसके बाद कुछ लोग देख रहे हैं कि एक राजनीतिक रूप से नया विकल्प है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले आप उसको अगर आप पूरा करें उस पूरी सहारनपुर की घटना को, उसके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का आकलन करें तो मैं ये देखूंगा कि विगत 25-30 वर्षों का जो बहुजन काल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सपा और बसपा का, तो इस 25 वर्षों के अंदर एक तरह से वहाँ पर विचारधारा का सृजन हुआ है। वहाँ पर नवीन आइकनोग्राफी, जिसको हम नायकवाद कहते हैं, वहाँ पर फूले, साहू, बाबा साहब अम्बेडकर, नारायणा गुरु, पेरियार, माता सावित्रीबाई फूले, इन सब का भी वहाँ पर जो वैचारिक आंदोलन रहा है उसके बीज भी वहाँ पर बोए गए। तो यह एक राष्ट्रवादी आंदोलन दिखाई पड़ रहा है जिसके अंदर सभी समाजों की विचारधारा और उनके प्रतिनिधित्व की बात बहुजन आंदोलन करता रहा। तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत ये नवीन यूथ वहाँ पर जो बहुजन समाज का है वो बड़ा हुआ है उस विचारधारा को लेकर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 70 वर्षों की भारतीय
जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, 70 वर्षों का जो प्रजातंत्र है, उसमें इन यूथ को, जो वहाँ पर सहारनपुर में दलित यूथ है, चाहे वो ऊना में दलित यूथ हो, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो डेल्टा मेघवाल हो, ये लोगों को ये लगता है, दलित यूथ को, कि वो भी इस भारतवर्ष के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते उनके अधिकार हैं और वो अधिकार सामाजिक न्याय के भी हैं। लेकिन उनके ऊपर अचानक जब स्टेट कुठाराघात करता है, सवर्ण समाज कुठाराघात करता है, जब उनके ऊपर अटैक होता है, तो उसको न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे आप रोहित वेमुला के केस में देखें, चाहे आप ऊना के केस में देखें और सहारनपुर के केस में देखें, डेल्टा मेघवाल के केस में देखें, लगातार ये लग रहा है कि दलित समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो मैं कह रहा था कि उनके समाज के, शेड्यूल कास्ट समाज के खुद के लीडर कहाँ हैं? रामविलास पासवान कहाँ हैं? एक शब्द नहीं। रामदास अठावले कहाँ हैं? एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इन अत्याचारों पर। चाहे वो उदित राज हों, चाहे वो इस समय के मिनिस्टर एम्पावरमेंट एंड जस्टिस हों, चाहे वो जातिया साहब हों, कोई भी समाज का आदमी, और शेड्यूल कास्ट कमीशन का एक अध्यक्ष होता था, वो भी 8 महीने से खाली है। तो कौन बोल रहा है इन समाजों के लिए, ये हमें देखना चाहिए। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है इस यूथ को कि उसको न्याय मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, और इसलिए अचानक वह खड़ा होता है और खड़ा होकर के वह अपनी आवाज़ उठाता है, जो कि प्रजातांत्रिक समाज के अंदर आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना, ये प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकारों के अंदर है कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, तो आप शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन करेंगे, और वही लोग वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में दलित समाज को न्याय की दरकार है, और दूसरी तरफ वह प्रतिनिधित्व की दरकार है जिसमें वह अपनी आवाज़ बुलंद कर सके और उसको न्याय मिल सके। सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से मायावती निकली, वो काफ़ी समय बाद सड़कों पर उतरी और खुद सबीरपुर गांव गई, इसको किसी बदलाव की तरफ देख रहे हैं कि बीएसपी अब फिर से एक बार एक्शन मोड में आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मायावती जी की नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह आपने देखा कि वह उस दल की नुमाइंदगी करती हैं या दल की लीडरशिप करती हैं जिस दल का मूलभूत आधार बहुजन है, और बहुजन के अंदर शेड्यूल कास्ट भी आता है, शेड्यूल ट्राइब भी आता है, बैकवर्ड क्लासेस भी आते हैं, माइनॉरिटी भी आता है। तो ये उनका नैतिक अधिकार था और ये उनको वहाँ जाना था और उन्होंने वह स्वीकार किया। ये बात दूसरी है कि उसको लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पर जाना प्राकृतिक रूप से ये उनका अधिकार था और नैतिक रूप से उनका अधिकार था, और ये वहाँ गई और जाने के बाद उन्होंने वहाँ सौहार्द की बात करी। सबसे बड़ी बात ये देखिए, उस महरम को लगाया, उन्होंने कोई जाति विरोध की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट सरकार है वो आपस में जो भाईचारा बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था उसको तोड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है, और कहीं ना कहीं अगर दलित यूथ उठ के खड़ा हो रहा है तो वह उसका मोहभंग हो रहा है वर्तमान सरकार से, क्योंकि उसके सरकार में उसके नुमाइंदगे हैं। चाहे वो, मैंने आपको नाम लिया उन दलित लीडरों का, वो उसमें बैठे हुए हैं। तो अगर किसी से मोहभंग हुआ है दलित समाज का, तो वह प्रेजेंट सरकार से है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, और मुझे लगता है कि सचमुच आज उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, और इसलिए वो मुझे लगता है कि एक नवीन प्रकार की संकल्पना को देख रहा है। आने वाले समय में मुझे देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। तो ये थे प्रोफेसर विवेक कुमार, जिनकी माने तो दलितों पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जो जातीय जहर है लोगों के दिमाग में, वो और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अत्याचार करने के लिए आमादा होता है, और शायद यूपी में अब वही हो रहा है, जब लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और कानून व्यवस्था की भी हालत बिगड़ रही है। और इनकी माने तो ऐसे हालात, कानून व्यवस्था पर मैं कहना चाहूँ, देखिए कानून व्यवस्था में लोग क्या कह रहे हैं, योगी जी को और समय देना चाहिए। अरे क्यों देना चाहिए योगी जी को एक समय? क्या योगी जी प्रोबेशन पर आए हैं, या ये यहाँ पर जॉब, अंडर द जॉब ट्रेनिंग होती है?
और वो दो काल के एमपी रहे हैं, और उन्होंने ये वादा किया था कि हम 100 दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे। उनको क्या पता नहीं था लॉ एंड ऑर्डर है? तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए उनको समय दिया जाना, और मीडिया फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि उनको और समय दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है ये नितांत गलत है। पहले दिन से मुझे याद है मायावती जी ने अपने एक एमपी को अपने दरवाजे से पकड़ा दिया था। इन्होंने क्या किया? आपके एक एमपी ने एक एसपी के घर को तोड़ा और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाए। 4 दिन बाद केवल एफआईआर लिखी। तो इसका मतलब यह एसपी का बाद में ट्रांसफर हो करते, लेकिन पहले तो वहां पर एसपी का घर आपके एमपी ने तोड़ा और आपने क्या किया? तो ही ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई ऐसी मिसाल नहीं खड़ी कर पा रहे हैं, ऐसी नजीर नहीं बता पा रहे हैं जिससे कि जो उद्दंडी हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, उनको सीधा मैसेज जाएगा कि अगर आप मजलूम पर जुल्म करोगे तो आप पर कड़ी से कड़ी जो है सजा होगी। ऐसा कोई मैसेज नहीं दे रहे। तो मुझे ये नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी जी कुछ अलग से कर रहे हैं। वो नितांत फेलियर हैं, और मुझे लगता है कि यहां पर योग्यता वालों से भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या योग्यता यही होती है? एक सर आखिरी सवाल कि जिस तरह से सबीरपुर की घटना हुई, मैं खुद देख के आया हूँ। जिस तरह से घर जलाए गए, सारे के सारे घर जलाए गए, कोई दरवाज़ा नहीं था जिसको तोड़ा नहीं गया था। मीडिया में वो खबरें नहीं बनी। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होता है, युवकों का जो स्वतःस्फूर्त आंदोलन था वो मीडिया में खबर बनती है। और अब जिस तरह से जो भीम आर्मी प्रमुख जिसको बताया जा रहा है चंद्रशेखर रावण को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि दलित राजनीति को के कंधे पर बंदूक रख के एक नई तरह की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और कई लोग लगातार लिख रहे हैं कि जो सर्वमान्य नेता थी, या जो बीएसपी एक सर्वमान्य पार्टी है दलित समाज की, उसके पैरेलल एक नई राजनीति खड़ी करने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुझे लगता है जो भारतीय प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और बहुजन आंदोलन भारतीय प्रजातंत्र में, भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखता है, मुझे बहुजन समाज पार्टी के एक एक नारे के अंदर वो बू आती है कि सचमुच वो भारतीय प्रजातंत्र में कितना विश्वास करते हैं। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये वो नारे हैं जो भारतीय प्रजातंत्र के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों से निर्मित हुए, और भारतीय जो समाज है, भारतीय राष्ट्र है, उसको मजबूत करने के लिए आखिरी पायदान पर खड़े हुए आदमी को वो वोट का अधिकार समझाना, इससे बड़ा काम प्रजातंत्र में और कुछ नहीं हो सकता, और वो बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो ऐसे में आप ऐसी पार्टी को कैसे कह रहे हैं कि उसको दरकिनार किया जा सकता है? दूसरी बात, कुछ यूथ उठ करके खड़े होते हैं तो वह एजिटेशन हो सकता है, लेकिन आंदोलन नहीं होता। वो धरना प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन आंदोलन चलाने के लिए एक विचारधारा और संविधान में आस्था और लंबी प्रक्रिया, मुझे लगता है इससे आंदोलन चलते हैं। 6 करोड़ वोटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो तो इतना छोटा सा लगता है आंदोलन। कल के अगर कुछ लड़के खड़े हो गए तो लोग कहते वो चुनौती मिल गई। अरे चुनौती तो वर्तमान सरकार को है, जिसके पास सबसे ज्यादा एमपी हैं, और उसके बावजूद लड़कों को सड़क पे आना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मोह भंग हो रहा है प्रेजेंट सरकार से, प्रेजेंट जो एमपी हैं उनके, उससे मोह भंग हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी से इसमें मोह भंग होने की बात कहां दिखाई पड़ गई? तो ये जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार थे, जिनकी माने तो सहारनपुर जैसे हमले और बढ़ेंगे, क्योंकि वो तबके जो जातीय जहर से पले बढ़े हैं और जिनके दिमाग में जातीय जहर भरा हुआ है, उन सत्ता में वापसी हुई है, और हो सकता है कि इस तरह के और हमले बढ़े। और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक तरह से जो प्रतिकार है, जो दलित समाज है, जो युवा है, जो नया जनरेशन है, वो अब इस तरह के अत्याचार के खिलाफ है, और हो सकता है कि उस तरह के एजिटेशन भी बढ़े। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।